हरीस गुमशुदा खजाने की तलाश में निकलने वालों की इबरतनाक दास्तान। एपिसोड 1। एयर इंडिया का तैयारा लंदन से अपने वतन के लिए परवास कर चुका था। इस तैयारे में भारत का खूबसूरत नौजवान प्रेम भूषण भी था, जो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन से फिल्म की हिदायतकारी और फोटोग्राफी का डिप्लोमा लेकर वतन वापस लौट रहा था। तैयारे के दूसरे मुसाफिरों में एक शख्स डिसोजा भी था। डिसोजा भारी भरकम और लंबा चौड़ा आदमी था। उसकी उम्र काफी थी। उम्र का अंदाजा आंखों के गिर्द पड़ जाने वाली सिलवटों से ही लगा जा सकता था। वो गहरे रंग के कीमती सूट में मलबूस था। अपनी तेज चमकती हुई आंखों पर उसने सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगा रखा था। उसके सर के बाल घने भूरे थे। दाढ़ी और मूछों का रंग भी भूरा था, जो यकीनन डाई किए गए थे। जब वो मुस्कुराता तो नीचे की जानिब झुकी हुई मूछों की वजह से उसके होंठ दिखाई नहीं देते थे। उसकी मुस्कुराहट आंखों और चेहरे से ही जाहिर होती थी। वो प्रेम भूषण के बराबर वाली सीट पर बैठा था, इसलिए सफर के दौरान दोनों के दरमियान बातचीत होना लाजमी थी। उसने मुस्कुराती नजरों से प्रेम की तरफ देखा और गुफ्तगू की इब्तिदा करते हुए काफी साफ सुथरी हिंदी में पूछा, मेरा विचार है कि आप भारतीय हैं। जी। आप शायद लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस जा रहे हैं। आपका यह अंदाजा भी दुरुस्त है। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन हम सफर होने के नाते क्या हम दोनों में दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं? इस तरह तो यह सफर बड़े आराम से कट सकता है। परदेश में अगर दो हम वतन मिल जाएं तो भाईचारे के जज्बा जन्म लेते हैं। जी हाँ, मैं भी भारत का ही रहने वाला हूँ। पर यह बात आपको कैसे मालूम हुई? डिसोजा ने जरा हैरत से पूछा। इसलिए कि इतनी अच्छी हिंदी एक भारतीय ही बोल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे हम दोनों की उम्रें बाप बेटे जैसी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोस्ती की ख्वाहिश रखता हूँ। मेरा शुभ नाम डिसूजा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे प्रेम भूषण कहते हैं। तकरीबन 15 साल से मैं लंदन में था। डिसोजा ने कहा। मुझे वहाँ की शहरियत मिल गई थी, जिसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल मैं सैरो तफरी के लिए लंदन गया था, लेकिन वहाँ का माहौल मुझे इस कदर पसंद आया कि वापस जाने की इच्छा ही ना हुई। किस्मत ने भी मेरा साथ दिया और वहीं की एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई। उससे शादी कर लेने की वजह से ही मुझे वहाँ की शहरियत मिली हुई थी। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक कार के हादसे में हलाक हो गई। इसीलिए मैं अपनी सारी जायदाद फरोख्त करके भारत वापस जा रहा हूँ। यानी अब आपके दिल में 15 साल बाद फिर से वतन की मोहब्बत पैदा हो गई? सच्ची बात तो यह है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लंदन में रहने से उसकी यादें हर लम्हा मुझे दुख देती रहेंगी। भारत जाकर शायद मैं अपना गम भूल जाऊं। वैसे क्या आप मेरे साथ विस्की पीना पसंद करेंगे? जी नहीं, धन्यवाद। मैं शराब नहीं पीता। ताज्जुब है, लंदन में रहकर भी आप ड्रिंक नहीं करते? ये बात नहीं डिसोजा जी। मैं लंदन में था तो कभी कभी पी लेता था, लेकिन अब चूंकि वतन वापस जा रहा हूँ इसलिए नहीं पीऊंगा। डिसोजा ने अपने लिए विस्की मंगवा ली, फिर एक घूंट लेकर बोला, हाँ तो मिस्टर प्रेम, आपके परिवार में और कौन कौन है? एक जमाने में हमारे खानदान के लोग राजा कहे जाते थे। प्रेम अपने परिवार के मुतालिक बताते हुए कहने लगा, हमारी बहुत बड़ी जमींदारी थी, लेकिन आज़ादी के बाद सब कुछ खत्म हो गया। डैडी ने कुछ कंपनियों के शेयर खरीद लिए थे। उन्होंने राजधानी में कोठी भी बनवा ली थी। फिर हम सब वहीं बस गए। गांव में हमारे कई फार्म थे जो बाद में बिक गए, क्योंकि डैडी कुछ गलत लोगों के चक्कर में आ गए थे। उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करने में अपना काफ़ी रुपया गवा दिया। जिस कारोबार में वो नाकाम हुए थे, उसी कारोबार में अपने बेटे को सफल देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन भेजकर फिल्म की हिदायतकारी और फोटोग्राफी की तरबियत दिलवाई है। बेटा होने के नाते मुझे उनकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ी, और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे देखकर उन्हें मायूसी नहीं होगी। तो अब आप दिल्ली जाएंगे? अजीब इत्तेफाक है, मुझे भी दिल्ली जाना है। इस तरह तो हम दोनों ट्रेन में भी हम सफ़र होंगे। ज़रूर। बम्बई पहुंचकर मैं फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन करवा लूंगा और डैडी को तार भी दे दूंगा। वो स्टेशन आकर मुझे ले जाएंगे। भाई फिर तो मेरे लिए भी आपको एक सीट बुक कराना होगी। आपके कारण मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। ठीक है जनाब। आपके ख़ानदान में डैडी के अलावा और कौन कौन लोग हैं? अब तो सिर्फ डैडी हैं। माता जी का इंतकाल हो चुका है। मैं अपने डैडी की इकलौती औलाद हूँ। तो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा हुआ जो आप इस झमेले में नहीं पड़े। शादी के बाद आदमी की आज़ादी छिन जाती है। जहाँ तक बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने का सवाल है, तो वो एक बेटे का फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ये दावा कर सकता हूँ कि तुम एक अच्छे और होनहार बेटे हो। तुम ज़रूर अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे। प्रेम ने महसूस किया कि अब डिसूजा आपसे तुम पर आ गया था। इसी तरह उसने बड़े सलीके से अपनापन जाहिर कर दिया था। इसी तरह बातों बातों में उनका वक्त गुजर गया। डिसोजा ने अपने बारे में प्रेम भूषण को ज्यादा कुछ नहीं बताया। हाँ, वो प्रेम के बारे में खुद मालूमात हासिल करता रहा। अपने मुतालिक बताते हुए उसने कहा था कि दिल्ली में उसका एक जुड़वा भाई है, जिससे वो मुलाकात करना चाहता है, लेकिन वो अपने भाई या किसी और रिश्तेदार के यहाँ ना ठहर कर किसी अच्छे से होटल में ठहरेगा। उसने प्रेम की कोठी का पता और उसका टेलीफोन नंबर भी अपनी डायरी में नोट कर लिया और कहा, अगर ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा।
वैसे ज़रूरी नहीं है कि मुझे को ज़रूरत पड़ी जाए। आदमी ही आदमी के काम आता है जनाब। प्रेम मुस्कुराकर बोला। उसे डिसोजा की बातों में किसी किस्म की अय्यारी या मक्कारी नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें इत्तला दी गई कि तैयारा बम्बई के एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। उसके साथ ही तैयारा रनवे पर दौड़ने लगा। तैयारा रुका तो वो सीढ़ियों के जरिए उतरकर उस तरफ बढ़ने लगे जहां से उन्हें अपना सामान हासिल करना था। कस्टम वालों ने सामान चेक करने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी। अपने सामान के साथ ये लोग एक ही टैक्सी के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। डिसोजा ने प्रेम भूषण को टैक्सी का किराया अदा नहीं करने दिया। यहाँ तक कि रेल के टिकट भी उसी ने खरीदे और कुली की अदायगी भी उसी ने की। प्रेम ने तैयारी के सफर के दौरान डिसोजा को अपना ब्रीफकेस खोलते देखा था। उस ब्रीफकेस में लंदन के एक बैंक के कई ट्रैवलर्स चेक थे जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 8 लाख थे। फर्स्ट क्लास के कैबिन में 2 सीटें उन्हें मिल चुकी थी। ट्रेन के चलते ही प्रेम ने कहा, लगता है आप इंसानी नफ्सियात को समझने में माहिर हैं, जब भी तो हर जगह अपना असर छोड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाथ की लकीरें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। अब तक जिसका भी हाथ देखकर मैंने कोई पेशन गोई की है वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई है। तो गोया आप पामिस्ट भी हैं? नहीं, लेकिन मेरा शौक जरूर है। तो फिर चलिए मेरा भी हाथ देख लीजिए, मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? प्रेम ने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाते हुए कहा। उसकी हथेली पर एक सरसरी सी नजर डालने के बाद डिसोजा ने अपनी उंगली एक जगह रख दी। मुस्तकबिल करीब में अगर तुम अपनी अकल और हिम्मत से काम लोगे तो करोड़पति बन जाओगे, और एक शख्स के अचानक करीब आ जाने से ही ऐसा होगा। तुम्हारे जीवन के सुनहरे दिन जल्दी शुरू होने वाले हैं। ओह, कहीं मुझे करोड़पति बनाने वाले वो शख्स आप ही तो नहीं? क्योंकि मेरे जीवन में आप भी तो अचानक किया है। वैसे भी आप कोई मामूली आदमी नहीं लगते। एक बात और है, एक खूबसूरत नारी का प्यार भी तुम्हें जल्दी मिलने वाला है। वो हसीन नारी भी तुम्हारी जिंदगी को संवारने में बड़ी मदद देगी। अच्छा? ये कहकर बज़ाहिर तो प्रेम हंस दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो डिसोजा के पामिस्ट होने का कायल हो गया। उसके जहन में जवान और हसीन उर्मी की तस्वीर उभर आई। किसी माहिर संगतराश के हाथों तराशा हुआ जिस्म, पतले पतले होठ और शराब छलकाती हुई आंखों वाली उर्मी। वो मुस्कुराती तो यूं लगता जैसे चारों तरफ कलियां से खिल उठी हों। हंसती तो यूं लगता कि आसपास ही कहीं जैसे फूलों की बारिश हो रही हो, और बोलती तो यूं लगता जैसे जंगल में कहीं कोयल कूक रही हो। हवा में लहराते हुए उसके लंबे से बाल और बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू आसपास के माहौल को भी महका देती। उसे उन दिनों की याद आ गई जब वो कॉलेज में पढ़ता था और राजेश से उसकी गहरी दोस्ती थी। उर्मी शुरू से ही उसके करीब थी और प्रेम को ये नहीं मालूम था कि राजेश भी उर्मी से प्यार करने लगा है। एक दिन राजेश ने उर्मी को खत भी लिखा, जिसे पढ़ने के बाद उर्मी ने राजेश को एक जगह बुलाया और उसी जगह प्रेम को भी आने के लिए कह दिया। राजेश खुशी खुशी उर्मी के बुलावे पर चला आया, लेकिन वहां प्रेम को देखकर उसे हैरत हुई। अब वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे मजबूरन प्रेम से मिलना पड़ा। प्रेम भी राजेश को देखकर चौंका था। उसी वक्त उर्मी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो प्रेम से मोहब्बत करती है। उसी जगह पहली बार प्रेम पर भी ये बात जाहिर हुई कि उर्मी उससे मोहब्बत करती है। फिर उर्मी ने राजेश को बेहद शर्मिंदा किया। राजेश सीधा साधा और अच्छा लड़का था। उर्मी के तेवर देखकर घबरा गया, लेकिन उर्मी पर तो उस वक्त शरारत का भूत सवार था। वो हिम्मत करके बोला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस तरह मेरा मजाक उड़ाओगी। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से चले गए तो जानते हो मिस्टर राजेश क्या होगा? खुदकुशी तो तुम बाद में करोगे, मगर तुम्हारा जनाजा पहले निकल जाएगा। ऐसा जुलूस निकलेगा कि तुम्हारी रूह तक खुश हो जाएगी। क्या? कल मैं तुम्हारे खत की फोटोस्टेट कॉपीज निकलवा कर एक कॉपी प्रिंसिपल को दूंगी, दूसरी तुम्हारे डैडी जज साहब के पास भेजूंगी और एक कॉपी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चिपका दूंगी। नहीं नहीं उर्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, यह तो हरगिज नहीं होगा। जाने दो उर्मी, माफ कर दो इसे। अच्छी बात है प्रेम, तुम कहते हो तो माफ कर देती हूँ। तो अब मैं जा सकता हूँ? जरूर जाओ राजेश, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें नहीं प्रेम को चाहती हूँ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। प्रेम चूंकि तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैं तुमसे बात कर लेती थी, अब तुम समझे? राजेश उस दिन सर झुकाकर वहां से चला गया था। फिर उर्मी से राजेश का वो खत लेकर प्रेम ने दूसरे ही दिन राजेश के सामने फाड़ दिया, ताकि उसे किसी तरह की शर्मिंदगी और खौफ ना हो। उसके बाद कुछ अरसे तक राजेश उससे खिंचा खिंचा सा रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ गए। उन्हें दोनों डैडी ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने एक सियासी पार्टी के से इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन उस मैदान में भी उन्हें शिकस्त हुई। इन नाकामियों के बावजूद अफसरों और लीडरों में उनका काफी असर रसूख था। एक दिन डरते डरते प्रेम ने अपनी मोहब्बत की बात डैडी को बता दी, जिसे सुनकर उन्होंने जोरदार कहका लगाया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उर्मी करोड़पति सेठ बनवारी लाल की इकलौती बेटी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे आशा है कि सेठ बनवारी लाल को भी कोई एतराज नहीं होगा। फिर वाकई सेठ बनवारी लाल से प्रेम की मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। उन्हें प्रेम पसंद आ गया था।
जब उन्हें यह मालूम हुआ कि प्रेम जल्द ही डिप्लोमा हासिल करे लंदन जा रहा है तो उन्होंने फैसला किया कि उसके लंदन जाने से पहले उर्मी की सगाई उससे कर देंगे। वो प्रेम के डैडी के अंदरूनी हालात से नावाकिफ थे। एक शानदार पार्टी में उन दोनों की मंगनी की रस्म अदा हो गई। तय किया गया कि प्रेम की लंदन से वापसी के बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी। जब वो लंदन में था तो उसे उर्मी के प्यार भरे खतूत मिलते रहते थे। खत पढ़कर प्रेम उसके ख्यालों में खो सा जाता। फिर उर्मी की खत से उसे मालूम हुआ कि उसका दोस्त राजेश आईपीएस के इम्तिहान में कामयाब होकर ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद वो पुलिस के महकमे में एएसपी के ओहदे पर फायज हो जाएगा। प्रेम इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। जब वो चौंका तो ट्रेन ने रुकते ही झटका लिया था। डिसोजा उसी की तरफ देख रहा था। लगता है बहुत गहराई में डूबे हुए थे। शायद तुम्हें लंदन की याद आ गई होगी। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है, एक एक कप चाय का ना पी लिया जाए? जरूर। प्रेम ने डाइनिंग कार के बैरे को चाय का ऑर्डर दिया। वो चंद ही मिनट में चाय की ट्रे लेकर आया और दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। कुछ देर के बाद प्रेम ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब आप कुछ सोचने लगे? क्या सोच रहे हैं? वो जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं इस इत्तेफाक के बारे में सोच रहा हूँ जो हम दोनों को पेश आया है। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं है बेटे। मेरे पास बहुत रुपया है और एक समस्या भी है कि यहाँ आने के बाद क्या करूँगा। किसी ना किसी धंधे में तो रुपया लगाना है। इधर तो मैं ये सोच रहा हूँ, उधर तुम कुछ कर गुजरने की उम्मीद लेकर आए हो। तुम्हारा तजुर्बा और मेरा रुपया दोनों मिलकर क्या कुछ कर नहीं सकते? मैं इन खतूत पर सोच रहा हूँ कि फिल्म तुम बनाओ और रुपया मैं लगाऊं। क्या? कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इस थोड़े से अरसे में तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो। मैं इस पर खूब अच्छी तरह सोच कर तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। तुम्हारा फोन नंबर और पता मेरी डायरी में मौजूद है। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें एक और सच्चाई से ब्याह कर दूं। दरअसल मुझे भारत में कुछ खतरा महसूस हो रहा है। हो सकता है मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ जाए। कहें, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? बात कुछ राज की है। आज से 15 साल पहले मैं भारत से भागकर लंदन गया था। जहाज पर तुम्हें यह बताया था कि मैं सरोतफरी के लिए लंदन गया था, जबकि ये सच नहीं है। मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागा था। दरअसल मैं स्मगलरों के एक गिरोह के चक्कर में फंस गया था। सोने की हेराफेरी में एक बार मैं ट्रेन में अपना ब्रीफकेस खो बैठा। उसमें 1 लाख का सोना था। मेरे बॉस ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे 3 दिन की मोहलत दी गई कि अगर मैंने सोना वापस ना किया तो मुझे गोली मार दी जाएगी। बॉस ने अपने 3 आदमियों को यह काम सौंप दिया। मुझे विश्वास था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं इसी वजह से लंदन भाग गया। अब अगर वो गिरोह सामने आ गया तो। लेकिन 15 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है मिस्टर डिसोजा। जरूरी तो नहीं कि वो गैंग और उसके आदमी अभी तक मौजूद हो। इतने दिन में तो दुनिया ही बदल जाती है। हाँ, अगर वो गैंग खत्म हो गया तो मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में मेरा कहीं नाम नहीं है। अब ये फिक्र छोड़ दें और मुस्तकबिल के बारे में सोचें। प्रेम ने कहा और खुद भी मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा। फिर ट्रेन दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। प्रेम खिड़की से सर बाहर निकालकर देखने लगा। उसकी नजरें डैडी को तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इस दौरान में डिसोजा ने अपना सामान बांध लिया था और एक कुली भी कंपार्टमेंट के अंदर आ गया था। अच्छा, तो अब हमारे अलग होने का समय आ गया है बेटा। फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है कि तुम मुझे भूलोगे नहीं, और जब मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा तो मुझे ज़रूर अहमियत दोगे। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैं ज़रा डैडी का इंतज़ार करूंगा। आपको कुली मिल गया है, सामान। डिसोजा ने मुस्कुराकर गर्मजोशी से प्रेम से हाथ मिलाया और प्रेम की बात अधूरी रह गई। कुली ने सामान उठा लिया। डिसोजा उससे रुखसत हो गया। उसी वक्त उसके डैडी उसकी तलाश में उधर हाथ निकले। डैडी ने एक कुली को उसका सामान उठाने का इशारा किया और फिर दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आए। स्टेशन की इमारत से निकलकर वो लोग उस जगह आ गए जहाँ कार खड़ी थी। अपने डैडी की पुरानी कार प्रेम अच्छी तरह पहचानता था। डैडी ने कार की डिक्की में उसका सामान रखवाया। फिर जब प्रेम ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा तो डैडी ने कहा, तुम्हें इस पुरानी गाड़ी में नहीं बैठना, तुम्हें तो उस गाड़ी में जाना है। उधर देखो, कोई तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। प्रेम मुस्कुराता हुआ उस तरफ बढ़ गया जहां उर्मी अपनी नई गाड़ी के सहारे खड़ी हुई थी। हेलो प्रेम, कहो सफर कैसा रहा? अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा, क्योंकि सफर तुम्हारे ख्याल के साथ साथ गुजरता रहा था। उसने उर्मी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर एक बहार सी थी। प्रेम ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और हीरे की उस अंगूठी को देखने लगा जो मंगनी के मौके पर उसने उर्मी को पहनाई थी। उर्मी उसके कुछ और करीब आ गई और धीरे से बोली, मैं काफी बदल गई हूँ, वजन भी कुछ बढ़ गया है। ये कहकर उसने कार का दरवाजा खोला तो प्रेम मुस्कुराता हुआ अंदर बैठ गया। उर्मी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। प्रेम भूषण के डैडी का नाम दया शंकर शर्मा था। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। वो राजा से फिल्म प्रोड्यूसर और फिर लीडर तक बन गए थे। फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनकी माली हालत बहुत मुतासर हुई थी।
जिस कारोबार में उन्होंने अपनी दौलत गंवाई थी, उसी कारोबार से वो दौलत बटोरना चाहते थे। उनका तजुर्बा यही कहता था कि फिल्म के कारोबार में आदमी पैसा लगाता है तो रातों रात करोड़पति भी बन जाता है। एक फिल्म हिट हो जाए तो उस पर दौलत की बारिश होने लगती है। अपने अधूरे सपनों को वो अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहते थे। प्रेम के वापस आने से पहले ही उन्होंने अपनी कोठी में शानदार दफ्तर बना लिया था, जिसमें कीमती फर्नीचर के अलावा एयर कंडीशन भी लगवाया था। जब उन्होंने प्रेम को उसका दफ्तर दिखाया तो वह खुश होकर बोला, आपने बहुत ही अच्छा दफ्तर बनवाया डैडी। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम तरबियत हासिल करके लंदन से आ गए हो और मेरे पास तजुर्बा है। बहुत जल्द कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने पास तो अब सिर्फ दिखावा रह गया है। अब तो ये कोठी भी नहीं बची, ये भी गिरवी हो गई है। सबसे पहले काम तुम्हें शहर के बड़े बड़े लोगों से मिलवाना है। फिर सेठ बनवारी लाल पर भी मुझे पूरा विश्वास है। अपने होने वाले दामाद के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम फिल्म बनाओगे तो 10-20 लाख रुपया तुम्हें दे देना। उनके लिए बहुत आसान सी बात है। बड़ी कास्ट और बड़े बजट की फिल्म का ऐलान करके हम डिस्ट्रीब्यूटरों से भी रुपया हासिल कर सकते हैं। शूटिंग हम इसी शहर में करेंगे। बम्बई से अच्छे फिल्म आर्टिस्टों को यहाँ बुलवाकर उनसे काम लेंगे। पैसा फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे। हाँ डैडी, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम ठीक कहते हो प्रेम। पैसा कैसे आएगा ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे किस्मत मेरा साथ दे रही है डैडी। जब मैं लंदन से वापस आ रहा था ना, तो जहाज पर एक शख्स डिसोजा से मेरी मुलाकात हुई थी। वो लंदन से अपनी जायदाद बेचकर भारत आया है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी फिल्म में रुपया लगाएगा। वो इस लायक है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, उसने मुझे फोन करने के लिए भी कहा था, पर अभी तक तो उसका फोन नहीं आया। उसी वक्त मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। कोठी के फोन का एक कनेक्शन दफ्तर में भी लगा था। दयाशंकर ने प्रेम से कहा, अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ प्रेम और फोन रिसीव करो। हेलो। कुर्सी पर बैठकर प्रेम ने फोन उठाकर कहा, मैं होटल राजमहल से तुम्हारा हमसफर बोल रहा हूँ। हो मिस्टर डिसोजा, मैं तो कल सारे दिन आपके फोन का इंतजार करता रहा। प्रेम ने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कल तो मैं बहुत ही थका हुआ था। पूरी एक बोतल चढ़ाकर आराम की नींद सोता रहा। इसीलिए तो मैं आज फोन कर रहा हूँ। आज शाम को आ जाओ, फिल्म के बारे में कुछ बातें करेंगे। आज शाम? प्रेम ने तस्दीक चाही और फिर डैडी की तरफ देखने लगा। दयाशंकर ने हाथ से इशारा किया और अपना सर इनकार में ला दिया। डैडी का इशारा समझकर उसने कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर डिसोजा, आज शाम को मैं नहीं आ सकूंगा। वैसे कल दोपहर को आ जाऊं तो कैसा रहेगा? ठीक है, कल दोपहर को ही सही। कल लंच मेरे साथ करना बेहतर है। मेरे कमरे का नंबर नोट कर लो प्रेम बेटा। होटल राजमहल काफी बड़ा है। मैं पहली मंजिल पर 27 नंबर के कमरे में ठहरा हुआ हूँ। देखो, आने से पहले फोन कर देना ताकि मैं होटल में मौजूद रहूं और इससे पहले अपने काम अंजाम दे लूं। कोई काम मेरे लायक हो तो बताइए। सारा काम तुम्हें ही तो करना है। बात यह है कि मुझे इल्म नहीं कि मेरा जुड़वा भाई का है। उसके बारे में मालूमात हासिल करना है। इसके अलावा मेरे पास लंदन बैंक के ट्रैवलर्स चेक हैं, जिन्हें कैश कराने से मुझे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ किसी मकामी बैंक भी जाऊँगा। ये सारा काम मैं 1 बजे तक निपटा लूंगा। तो ठीक है, मैं 1 बजे आपको फ़ोन करके आ जाऊँगा। प्रेम ने रिसीवर रखा और फिर डैडी को फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताने लगा। तफसील सुनने के बाद दयाशंकर ने कहा, ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें भी ये जाहिर नहीं होने देना चाहिए कि तुम बहुत ज़रूरतमंद हो। तुम्हें तो यही जाहिर करना है कि अगर उसे ज़रूरत हो तो तुम उसके लिए फिल्म बना दोगे। ठीक है डैडी। और देखो, उर्मी को भी तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उस पर से अपने प्यार को हटने मत देना। सेठ बनवारी लाल से भी तो तुम्हें मिलने जाना है। मुलाकात का प्रोग्राम तुम उर्मी से तय कर लो। जी डैडी। अच्छा, और हाँ, मुझे याद आया, जज विश्वनाथ का फोन आया था। वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वहां जाओगे तो तुम्हारी मुलाकात अपने दोस्त राजेश से भी हो जाएगी। अब वो एसपी बन गया है और जज साहब अब रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छी बात है डैडी, मिल लूंगा मैं उनसे भी। प्रेम अपने कमरे में दीवान पर लेटा अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा। उसे बार बार डैडी की बातें याद आ रही थी। अब तक वो 3 मरतबा फोन कर चुका था, लेकिन हर बार यही जवाब मिला था कि उर्मी कोठी पर मौजूद नहीं है। नाउम्मीद होकर वो अपने कमरे में आ गया था और सोच रहा था कि फिल्म में रुपया लगाने की बात वो सेठ बनवारी लाल से कैसे कहेगा। उसे ये बात उनसे कहनी भी चाहिए या नहीं। आखिर उसने फैसला किया कि वो अपने डैडी को ही इस मामले में आगे रखेगा। वो सच्चे दिल से उर्मी को चाहता था। उर्मी की दौलत के मुतालिक उसने कभी सोचा भी ना था। ये बात तो उसके डैडी दयाशंकर के दिमाग में उभरी थी, लेकिन उस वक्त प्रेम ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। वो सोचों में गुम था कि घर के पुराने नौकर दाऊद ने उसे इत्तला दी कि उसका फोन आया है। वो फौरन ही उठा और ड्राइंग रूम में आकर रिसीवर उठा लिया। मैं उर्मी बोल रही हूँ। अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कानों में रस घोलती आवाज ही काफी है। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन किस लिए किया था? उर्मी, दरअसल तुम्हारे डैडी भी मुझसे मिलना चाहते हैं। फिर हम शाम को कहीं घूमने चलेंगे।
डैडी से मुलाकात नहीं होगी, वो शहर से बाहर गए हुए हैं। फिर तो अच्छा मौका है, मैं शाम को तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहीं से हम दोनों जरा जज साहब के पास चलेंगे। डैडी का हुक्म है कि उनसे मिल लूँ। कौन जज साहब? जज विश्वनाथ, जिनका बेटा अब एसपी बन गया है। ये बात तुम्ही ने तो खत में लिखी थी। वहां राजेश से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। आखिर मुझसे पहले तो वो तुम पर अपना दिल हारा था। और दिल हारने की सजा भी उसको कैसे मिली थी, ये तो तुम्हें याद ही होगा। हाँ, वो तो एक यादगार वाकया था। उस वाकये के बाद तो हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। पर राजेश मुझे देखकर शर्मिंदा होगा, और उसे शर्मिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी। तो फिर ऐसा करो, तुम यहीं आ जाना, हम साथ चलेंगे। ठीक है, मैं कोठी के अंदर नहीं आऊंगी, बाहर से मेरी कार का हॉर्न सुनकर तुम आ जाना, ठीक है ना? ओके डार्लिंग, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर प्रेम ने रिसीवर रख दिया। उर्मी की कार विश्वनाथ की कोठी के कंपाउंड में आकर रुक गई। वहीं पुलिस की एक जीप भी खड़ी थी, जिसके करीब पुलिस की वर्दी में जीप का ड्राइवर भी खड़ा था। जज साहब कोठी पर हैं क्या? प्रेम ने पूछा। जी मुझे मालूम नहीं, मैं तो एसपी साहब का इंतजार कर रहा हूँ। यू मीन मिस्टर राजेश? जी हाँ। इसी दौरान उर्मी कार से निकलकर उसके करीब आ गई। प्रेम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, राजेश अंदर है, लेकिन शायद जज साहब नहीं है। अच्छा, तो मैं आगे चलती हूँ। उर्मी ने बेल बजाई तो कुछ देर के बाद दरवाजा खुल गया। राजेश एसपी की वर्दी में उसके सामने खड़ा था। यूनिफॉर्म में वो काफी अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर भी रोब और दबदबा था। हल्की तरशी हुई मूछें उसके चेहरे पर भली लग रही थी। उर्मी को देखकर वो चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, आप? मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारे दोस्त भी मेरे साथ हैं। प्रेम उर्मी के पीछे से निकलकर सामने आ गया। अरे प्रेम, तुम? राजेश ने अपनी बाहें फैला दी। दोनों दोस्त चंद लम्हों तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर प्रेम बोला, एसपी की वर्दी तो काफी जच रही है। पुलिस की नौकरी में मजा आ रहा है ना? हाँ यार, अच्छी नौकरी है। चलो अंदर चल के बैठते हैं। वो सब ड्राइंग रूम में आ गए। उन्हें बिठाने के बाद राजेश अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसके पीछे नौकर नाश्ते की ट्रे और कोक की बोतलें ले आया। सेंट्रल टेबल पर उसने सारा सामान रखा तो प्रेम हंसकर बोला, अरे भाई, आज मेरी इतनी खातिर क्यों हो रही है? तुम्हें गलतफहमी हो रही कि मैं तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ उर्मी भी तो है। ओह, तो ये सारी खातिरदारी उर्मी के लिए है? लगता है तुम अभी तक माजी को नहीं भूले। अरे यार, माजी को गोली मारो। राजेश मुस्कुरा कर बोला, जो सामने उसे देखो। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और ये उर्मी अब हमारी होने वाली भाभी है। मगर उसके अलावा भी ये कुछ है जिसकी वजह से अक्सर हमारा आमना सामना होता रहेगा। क्या समझे? नहीं, मैं तो नहीं समझा। मेरी होने वाली भाभी के पास कानून की डिग्री है। इन्होंने बाकायदा कानून पढ़ा है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगी, आई मीन कि मैं मुजरिम को कटहरे में खड़ा कर दूंगा, और उर्मी जी कानूनी तौर पर उसकी वकालत करते हुए उसे बेगुनाह साबित करेंगी, तो बोलो, हुई ना मुकाबले की बात? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उर्मी बाकायदा वकालत के पेशे को अपना ही ले। मेरा ख्याल है कानून तो इसने महज इसलिए पढ़ा है कि अपने डैडी की जायदाद और उनके कारोबार की देखभाल अच्छी तरह कर सकें। क्यों उर्मी, क्या ख्याल है तुम्हारा? इसमें थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ अपने डैडी का ही नहीं, अपने शौहर की भी लीगल एडवाइजर रहूंगी मैं। आखिर मेरे शौहर का फिल्मी कारोबार भी तो मामूली नहीं होगा। उर्मी की बात सुनकर दोनों दोस्त हंस पड़े। इसी तरह बातों के दौरान उन्होंने नाश्ते की प्लेटें खाली कर दी। नौकर ने आकर बर्तन समेट लिए। ठीक उसी वक्त राजेश के डैडी जज विश्वनाथ कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर तीनों खड़े हो गए। प्रेम आगे बढ़कर उनसे गले मिला। उससे मिलने के बाद जज साहब ने उर्मी की तरफ देखा तो राजेश ने उन्हें बताया, डैडी, ये मिस उर्मी है, सेठ बनवारी लाल की इकलौती बेटी। तो ये क्यों नहीं कहते बरखुरदार कि ये प्रेम की होने वाली पत्नी है? मुझे याद आ गया, उस सगाई की तकरीब में मैं भी तो शामिल हुआ था। मगर तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बेटा। फिर उन्होंने नौकर को आवाज देकर अपने लिए कॉफी मंगवाई तो राजेश ने उनसे कहा, मैं चलता हूँ डैडी, मुझे चंद जरूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ, अब तो मैं आ ही गया हूँ। राजेश चला गया। नौकर कॉफी ले आया। इधर उधर की बातों के बाद जज साहब को जैसा अचानक कुछ याद आ गया। प्रेम, सच तो यह है कि मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से याद किया था। आप हुक्म करें अंकल, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बात यह है कि राजेश के लिए कई अच्छे परिवारों से रिश्ते आ रहे हैं। खानदान भी अच्छे हैं और लड़कियां भी पढ़ी लिखी और खूबसूरत हैं। लेकिन राजेश शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। तरह तरह के बहाने बनाता रहता है। ऐसा क्यों है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अपनी माँ की भी कोई बात नहीं मानता वो। तुम उसके गहरे दोस्त हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो? अंकल, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कॉलेज के किसी लड़की से उसे मोहब्बत तो नहीं थी। मैं सोच रहा था अगर ऐसा हुआ है तो इसका तुम्हें जरूर पता होगा। कहीं किसी लड़की ने उसका दिल तो नहीं तोड़ दिया? नहीं अंकल, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं मालूम। अगर ऐसा होता तो राजेश के चेहरे पर उसका असर जरूर दिखाई देता, पर वो तो खुश और मुतमईन है। प्रेम ने उर्मी वाली बात पर पर्दा डालते हुए कहा, कुछ लोग अपने दिल के दर्द पर हंसते हुए काबू पा लेते हैं,
अब इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ अंकल? लेकिन उसने मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, बहुत देर हो गई है। अपनी आंटी से नहीं मिलोगे? उसके सर में सुबह से दर्द है, शायद इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। उन्हें आराम करने दें, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। वो दोनों चल पड़े। प्रेम ने बड़ी सफाई के साथ जज साहब से झूठ बोला था, लेकिन वो अंदर ही अंदर घबरा गया था, इसलिए उसने जल्दी से उठ जाने की इजाजत ली थी। बाहर निकलकर उर्मी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके बराबर में प्रेम आकर चुपचाप बैठ गया। कार चल पड़ी। दोनों काफी देर तक खामोश रहे। आखिरकार प्रेम ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आज की शाम बर्बाद नहीं करने वाली। खामखा की बेलुत्फी हो गई। उर्मी ने विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। प्रेम ने बगैर उर्मी को देखा। उर्मी, कल जो बात मजाक में टल गई थी, वो राजेश के लिए संजीदगी का बायस तो नहीं बन गई कहीं? अगर ऐसा है भी तो जाहिर है इस सिलसिले में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर वाकई राजेश तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता है तो फिर वो तुम्हें जीवन भर भूल नहीं सकेगा। मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना भी फजूल है। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है दरिया और कश्ती की सैर और क्या? और तुम? ये कहकर उर्मी हंस पड़ी और फिर उसकी कार की रफ्तार बढ़ती चली गई।